24 तारीख है, द प्रोटेस्ट इज स्टिल गोइंग ऑन एंड इवन दो अभी सोनम वांगचुक का अनशन ख़त्म हो चुका है फाइनली सौरभ दास एंड द अदर गाय अभिषेक, आई थिंक दे मेट दिस फेलो जेपी नड्डा, जो कि मुझे अभी रिसेंटली पता लगा कल या परसों में कि वो हेल्थ मिनिस्टर है। द इनकॉम्पिटेंसी इट्स बैफलिंग। बट 3-4 दिन पहले की बात है, अभी प्रोटेस्ट को लेके आई गॉट क्यूरियस अबाउट धर्मेंद्र प्रधान इन जनरल कि हु द हेक इज़ दिस फेलो। लाइक ऑब्वियसली आज के टाइम में बीजेपी में अगर तुम किसी भी मंत्री को देखोगे, बहुत रेयरली है कि कैबिनेट में जो मंत्री बैठा हुआ है कि यू रेयरली नो देम लाइक एज पर्सनैलिटी और दे रियली स्टैंड आउट अनलेस इट इज़ गडकरी बिकॉज कांड इतने कर रखे हैं या फिर कांड इतने कर रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत रेयरली ऐसे गिन चुन के कोई तुम मिनिस्टर उठा सकते हो जिनको तुम बोलो कि हाँ इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है एंड यू नो देम फॉर देयर पर्सनैलिटी और द वर्क्स दैट दे हैव डन। धर्मेंद्र प्रधान का ऑब्वियसली बिकॉज एजुकेशन मिनिस्ट्री में है, बंदा इससे पहले क्या कर रहा था, है कौन, कहाँ से आया है। तो रादर देन पिन पॉइंटिंग या फिर फोकसिंग ऑन दिस वन पर्सनैलिटी, व्हाट हैज जस्ट हैपेंड, मैं थोड़ा ऐसा इधर उधर रैबिट होल भी नहीं बोलूँगा, बट आई स्टार्टेड लुकिंग अपॉन द like BJP in general and it just struck me like there is a BJP को ऐसे बोल सकते हैं कि प्री मोदी पोस्ट मोदी को अगर उस तरीके से डिफाइन करूँ या स्ट्रक्चर करने की कोशिश करूँ, और प्रेजेंट की जो पॉलिटिक्स की या फिर प्रेजेंट में जो इंडिया की पॉलिटिक्स की जो एक लैंग्वेज है, जो एक टोनैलिटी है, तो अगर मैं बात करूँ पहले की बीजेपी की व्हेन देयर वर लीडर्स लाइक मिस्टर अडवाणी, मिस्टर वाजपेयी, सुषमा स्वराज, अरुण शौरी, अब ये वैसे लोग रहे हैं अपनी पार्टी में जिन लोगों की आइडियोलॉजीज़ बोल लो अपनी थी और पर्सनैलिटी बोल लो अपनी अलग से थी। ऑल दीज थिंग्स लाइक दे वर वेरी डिस्टिंक्ट एंड दे स्टूड आउट। पहले की उस बीजेपी को उठा लो और आज की बीजेपी को उठा लो, आइडियोलॉजी वगैरह हर चीज़ का, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस विद इन पार्टी और सरकार में कितना फ़र्क है, कितना अलग है, कितना सही है, कितना गलत है। ब्रॉडली टॉकिंग अबाउट दैट आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन दैट, क्योंकि आज के टाइम में एक चीज़ तुमने भी बहुत अच्छे से नोटिस की होगी कि कोई छोटी स्कीम लॉन्च करनी हो या फिर कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना हो, उसको फ्लैग ऑफ करना हो, या फिर कोई पुरानी ही जो स्कीम हो उसको रीब्रांड करके ऐसे दिखाना हो जनता को कि दिस इज़ समथिंग दैट वी केम अप विद, दिस इज़ न्यू, वी हैव स्टार्टेड दिस। किसी भी मंत्री को तुम उठा के देख लो, व्हाटएवर दे आर टॉकिंग अबाउट, दे हैव टू से दिस वन लाइन दैट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने ये किया, ये प्रोजेक्ट, दिस दैट फलाना ढिमकाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज मैंने 1.5 किलो हगा। बेसिकली व्हाटएवर इट इज़ दैट यू आर डूइंग दैट इज़ पॉजिटिव, और जो तुम्हें दिखाए कि सरकार को थोड़ा हाईलाइट करे, देयर यू हैव टू मेंशन द नेम मोदी। इट्स नॉट समथिंग कि बहुत ही नई चीज़ है, इट्स अ फैक्ट। किसी की भी स्पीच कहीं से भी कुछ भी उठा लो, लिटरली दिस इज़ ऑल दैट दे से। ऐसा क्या हुआ कि जो ये कैबिनेट लेड डेमोक्रेसी है, ये एक सिंगल फेस के अराउंड सेंट्रलाइज, लाइक हाउ इज इट ऑल फोकसिंग और रिवॉल्विंग अराउंड सिर्फ एक चेहरे, एक इंसान के अराउंड। और बेसिकली इसका इफेक्ट उन लीडर्स पे क्या पड़ा जो कि पुराने वाले बीजेपी से निकल के आए हैं, पुराने वाले से एबीवीपी से निकल के आए हैं। हाउ आर दे सर्वाइविंग और मेकिंग इट थ्रू। अब पहले की बीजेपी और आज की बीजेपी में मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क क्या है। लेट्स से कि बात अगर ये लेट 90s और अर्ली 2000 की जाए, मिस्टर वाजपेयी के टाइम की, तो उस टाइम पे इनका जो सिस्टम था एक कोलिजियल मॉडल पे चल रहा था कि डिसीजन मेकिंग वगैरह कलेक्टिव थी, और जो पावर सेंटर्स थे लेट्स से वो सिर्फ एक ही इंसान के अराउंड नहीं रिवॉल्व कर रहे थे या फिर एक इंसान नहीं होल्ड कर रहा था। लेट्स से कि अगर मिस्टर वाजपेयी का जो अपना चार्म या फिर अपनी पावर थी, वहीं पे पैरेलली सेम चीज़ मिस्टर अडवाणी वाज होल्डिंग, देन देयर अरुण शौरी, सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन, मोर और लेस या फिर इफ नॉट के इक्वली क्या कहते हैं पावर सेंटर्स होल्ड कर रहे थे और अपनी इन्फ्लुएंसेस थी इनकी। बेसिकली इनको हर अपना काम करने के लिए अपने मिनिस्ट्रीज में वैसा नहीं था कि परमिशन लेने के लिए इधर उधर किसी के आगे पीछे दौड़ना पड़ रहा है या जाना पड़ रहा है। आई थिंक इस तरह की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कह सकते हैं कि उस टाइम पे आरएसएस और एबीवीपी की जो पाइपलाइन थी, जो उसका कैडर था, आई थिंक यही ऑर्गेनाइजेशन थी ग्राउंड लेवल पे जहाँ से बहुत ही काबिल टाइप के नेता लोग निकले हैं। जैसे धर्मेंद्र प्रधान फ्रॉम ओडिशा, he also came out of that same BJP pipeline. He himself had protested for an alleged paper leak and got whacked for it. The irony though, and politically speaking उस टाइम पे हिंदुत्व को एक ऐसी लैंग्वेज में फ्रेम करने की कोशिश कर सकते कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहे, ताकि जो 20 से प्लस जो भी कोलिशन के मेंबर्स थे उनको साथ रखा जा सके। अब 2014 के बाद जो सबसे बड़ा चेंज आया वो आया, पुराने टाइम में कह सकते हो कि जो आरएसएस है वो एक बैलेंस व्हील की तरह काम कर रही है, बेसिकली पार्टी के अंदर अलग अलग पावर सेंटर के बीच एक आर्बिटर टाइप्स बन के। लेकिन आज के टाइम में एज यू कैन सी कि
आरएसएस और बीजेपी का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी बदल चुका है. टुडे इलेक्टोरल विनेबिलिटी इट्स पैरामाउंट. आरएसएस प्रोवाइड्स द मैसिव कैडर बेस ड्यूरिंग इलेक्शंस. लेकिन जो पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग वगैरह जो भी है वो एक पूरी तरीके से पीएमओ में कंसंट्रेट हो चुका है. नाउ वी थिंक ऑफ द ओल्ड लीडर्स जो कि पुराने सिस्टम से आके निकले हैं, एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिसी एक्सपर्ट, की स्ट्रैटेजिस्ट. अब उनका क्या, इस एरा में वो मिनिस्टर से बदलकर बेसिकली कुछ ऐसा एग्जीक्यूटिव मैनेजर टाइप ही बन के रह चुके हैं. आई थिंक आज की डेट में जो उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल है, रादर देन डिपेंडिंग ऑन के उन्होंने कितना रेवोल्यूशनरी टाइप काम किया है, उस पर डिपेंड ना करते हुए इट डिपेंड्स ऑन के उन्होंने जो भी काम हुआ है उसका जो श्रेय है वो अपने विश्व गुरु को, मिस्टर नॉन बायोलॉजिकल प्राइम इन्फ्लुएंसर को दिया है. रादर उस बात पे डिपेंड करता है. जो इंसान टॉप पे है, दैट पर्सन इज पावर हंग्री एंड नीड्स वैलिडेशन लेफ्ट राइट सेंटर. तो वो हर स्पीच हो, पॉलिसी हो, बेसिकली कुछ भी हो, इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड दिस वन पर्सन. तुम्हारे अगर अलग अलग मिनिस्ट्री के सर्कुलर्स, पोस्ट, कोई मंत्री ट्वीट भी कर रहा है ना, उसमें मेंशन चाहिए भाई को अपना प्रॉपर कि मेरे नेतृत्व में मैंने किया. कहने का तात्पर्य ये है कि जो ऑटोनॉमी है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी है. देयर वाज दिस 18th century, 18th, 17th और whatever century Scottish philosopher David Hume. He wrote an essay called of the first principles of government, या फिर कुछ ऐसा ही तो नाम था. And in that essay basically he asked, physical force है वो तो हमेशा जो तुम्हारी जनरल पॉपुलेशन है, हम लोगों के पास ज़्यादा है, तो फिर जो टॉप पे इतने कम लोग हैं, जो गिने चुने लोग होते हैं, वो कैसे पावर सेंटर बनते हैं और कैसे मासेस को कंट्रोल करते हैं बेसिकली. और लो, डोंट कोट मी ऑन दिस, बट मोर और लेस कुछ ऐसा ही था. ह्यूम सेड के जो सोवरेनिटी है वो सिर्फ ओपिनियन पे चलती है, और जो रूलर्स है वो हमेशा तीन सेकेंडरी टूल्स यूज करते हैं टू मेंटेन कंट्रोल: सेल्फ इंटरेस्ट, फियर एंड मैन्युफैक्चर्ड अटेंशन, जो कि बहुत सारे फेमिलियर लगते होंगे आज के टाइम में. और आज के टाइम में इसको इनसिक्योरिटी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन भी बोलते हैं. जो टॉप पे लीडर होता है उसके अंदर एक डर हमेशा रहता है, पावर सेंटर, ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर कहीं और नहीं बनना चाहिए. और ये पैटर्न तुमने देखा हो, धर्मेंद्र प्रधान है, उसको वो सीएम बना सकते थे ओडिशा का, बट नहीं बनाया. और किसी भी स्टेट में देखना जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और ऐसी पावर होल्ड करता है कि दैट कैन वू पीपल, दैट कैन टेक द इलेक्शन बाय स्टॉर्म, ऐसे लोगों को इस सरकार में हमेशा अपने पास ऐसे कैबिनेट में रख दिया जाता है कि जो ये चीज़ें फिर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. अब इसी डर की वजह से जो कोई भी एक कैपेबल मिनिस्टर होता है उसको एक लेवल के आगे ग्रो नहीं करने देगा सुप्रीम लीडर. तो जो क्रेडिट होता है वो हमेशा टॉप लेवल पे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, और जो ब्लेम होगा उसके साथ हमेशा पासिंग द पार्सल होगा, जो कि नीचे नीचे शिफ्ट होता जाएगा. जब बारिश के बाद भी नाला सूखा हुआ है, तो अल्टीमेटली बात वहाँ पे आ जाती है कि लास्ट में अकाउंटेबिलिटी कोई लेता नहीं है, तो किसी भी छोटे मोटे अधिकारी को सस्पेंड कर देंगे बेसिकली. एंड बाय द वे, अगर मैं डेविड ह्यूम के जो वो 3 ओपिनियंस अगर मैं उनकी बात करूँ, जिसमें सबसे पहला आता है ओपिनियन ऑफ इंटरेस्ट. बेसिकली उसमें ये है कि लोगों को लगना चाहिए जो सरकार है वो हमारे फ़ायदे के लिए काम कर रही है. रोड बन रही है, बिजली आ रही है, टॉयलेट बन रहे हैं, जनधन, फलाना ढिमकाना, जल मिशन, इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं कि हमारे लिए हो रहा है, लोगों को वो फील होना चाहिए. जो दूसरा है, इट इज़ ओपिनियन ऑफ राइट टू पावर. लोगों को सिर्फ ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे लिए काम कर रही है, क्योंकि हमें ये भी लगना चाहिए कि सरकार को हम पे रूल करने का हक है. अब जो डेमोक्रेसी है इसमें आता है इलेक्शन से, कॉन्स्टिट्यूशन से, इंस्टीट्यूशन से के सरकार को रूल करने का हक है. लेकिन जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है इसमें आता है ये ब्रांडिंग के साथ और मार्केटिंग वगैरह होती है, इसके साथ बहुत आता है. कि जैसे ये बहुत सुना होगा, मोदी की गारंटी, मोदी का वादा, बेसिकली मेकिंग अ ह्यूमन ऐसा लार्जर देन, उसको लाइफ बना दो तो लोग फिर अपने आप मानने लग जाते हैं कि इसने बोला है तो ये तो होके रहेगा. अब इसका ड्रॉबैक ये है कि इतनी बड़ी इमेज बनाना, ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन पे भारी पड़ जाता है, या फिर उससे बड़ा एक इंसान का पर्सनैलिटी बन जाता है. जो तीसरा है, इट इज़ ओपिनियंस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी. अब जो प्रॉपर्टी है उसका मतलब ज़मीन नहीं है, रादर इट इज़ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी. बेसिकली लोगों को लगना चाहिए कि उनकी सेविंग्स, फ्यूचर वगैरह वगैरह जो भी है सब सेफ है. जैसे कि जीएसटी हो, टैक्स रिफॉर्म हो, PLIs हो. लेकिन इसी कैटेगरी में कंट्रोवर्सीज भी आती है, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन किया था 16 में. सपोर्टर्स ने बोला कि ब्लैक मनी और डिजिटल इकोनॉमी की ओर जाने के लिए सही स्टेप है, बट वहाँ पे क्रिटिक स्टेप दिन के बोला कि स्मॉल बिजनेसेस का क्या, जो कुचल ही गए, जो गायब ही हो गए. जब ये जो तीनों ओपिनियंस है ये किसी एक ही पर्सनालिटी के अराउंड जब ये रिवॉल्व करना शुरू कर जाते हैं, जो पॉलिटिक्स होती है वो सिर्फ गवर्नेंस की नहीं रहती, रादर आइडेंटिटी बन जाती है. तो ये जो पूरा ट्रांजिशन है इसका हमारे देश और डेमोक्रेसी पे क्या फ़र्क पड़ता है. जब आइडियोलॉजी को इलेक्शन मशीनरी के लिए हाइपर एग्रेसिव बना दिया जाता है, तो जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसिंग से हिंदूज़ भी है, एक पॉइंट के बाद वो भी, असली हिंदूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, एक पॉइंट के बाद वो भी अनकंफर्टेबल फील करने लगेंगे, क्योंकि जो उनका फेथ है अब वो इस टाइम पे एक बहुत ही लाउड पॉलिटिकल वेपन बन के रह गया है. और फिर वो जो पोलराइजेशन है उससे ना एक बहुत ही वाइड स्प्रेड
एग्जॉशन आ जाता है। जो डेमोक्रेसी है ना वो चेक्स एंड बैलेंसेस पे चलती है। तो पुरानी कैबिनेट में डिबेट होते थे, डिस्कशंस होती थी, डिसएग्रीमेंट्स भी होते थे। तो अगर कोई पॉलिसी या फिर कुछ भी बिल पास होगा उसमें इंटरनल स्क्रूटनी भी बहुत होगी। तो वो डिसएग्रीमेंट की या फिर वो डिसएग्री करने की एक जगह होती थी। लेकिन जब ये सारा एकदम टॉप डाउन ही जब सिस्टम बन के रह गया, जो पॉलिसीज पास होती है वो किसी बिना स्क्रूटनी के पास होगी और उसमें एरर करेक्शन का रूम रह ही नहीं जाता, क्योंकि तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कुछ बोल ही नहीं सकते बेसिकली, बिकॉज सुप्रीम लीडर। और जब हर किसी चीज़ का जो क्रेडिट है प्रधानमंत्री खाने लग जाए, प्रधानमंत्री को ही जाता रहे, कल को जब फेलियर आएंगे तो तुम बोलोगे किसको? अभी के टाइम पे तो चलो हमें क्योंकि इतना वाइड स्प्रेड जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए और अब अति हो गई लोगों की कि पानी सिर से ऊपर चला गया, तो पता लग गया कि ठीक है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है। लेकिन जब ये पिछली साल एनवायरनमेंट में दिल्ली का जब भी AQI नीचे जाता है, पिछली साल जब हुआ था तो किसी को पता भी नहीं था एनवायरनमेंट का मिनिस्टर है कौन, और बहुत टाइम तक किसी को पता भी नहीं था। आज भी पता नहीं होगा, क्योंकि मुझे शक्ल याद है लेकिन मेरे को नाम नहीं पता, क्योंकि इन्हें बस बना दिया जाता है, बस ये फिर बैठे रहते हैं वहाँ पे, काम धंधा कुछ नहीं होता। टाइम ऐसा है कि अभी जैसे धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, अब अपनी मर्ज़ी के बिना वो इस्तीफ़ा भी नहीं दे सकता, अगर देना भी चाहे लेज से, क्योंकि सुप्रीम लीडर अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि उसका फिर ऑरा माइनस होता है, और अकाउंटेबिलिटी तो कहाँ से ही ले लेगा, वो भी लेने नहीं दी जाएगी। अब जो बहुत लोग हैं ना, एक ये आर्ग्यूमेंट भी देते हैं कि जो सेंट्रलाइज पावर है, अगर पावर सेंटर सिर्फ एक इंसान के पास है और बहुत ज़्यादा अड़चने ना आए तो पॉलिसीज़ धड़ल्ले से पास होगी, रिफॉर्म्स बहुत जल्दी से आते हैं क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है। बट ये सिर्फ बोलने की बात है, सिर्फ बकचोदी है, क्योंकि असल में ऐसा होता नहीं है। और जो हिस्ट्री है वो हमें यही सिखाती है कि जो सेंट्रलाइज्ड एफिशिएंसी है वो एक इल्यूजन है। चलो अगर मैं मान भी लूँ एक मोमेंट के लिए कि तुमने चाइना से ये मॉडल उठा लिया कि पावर सारी सेंट्रलाइज्ड होगी और सेंटर डिसाइड करेगा, उसके बावजूद भी तुमने कर क्या लिया, उखाड़ क्या लिया। ऐसा भी होता है कि तुमने चलो ये सारा अपना धंधा ही चेंज कर दिया है, अपने लिए फ्रिक्शन घटा लिया है, सारी पावर तुम होल्ड कर रहे हो, चीज़ें तो और बुरी होती गई ना, डेग्रेडेशन तो बढ़ता ही जा रहा है हर चीज़ के साथ। आज के टाइम में दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है, हम लोग झंडे पकड़ के ही रह गए हैं, धर्म में ही बटकट के रह गए लोग, तो क्या फ़ायदा तुम्हारा ऐसे पावर होल्ड करने का। मेरे को वाजपेयी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आई थिंक ये लगती है कि उन लोगों के पास आपस में डिबेट करने की क्षमता, या फिर दे हैड दैट रूम फॉर डिसएग्रीमेंट एंड डिबेट्स एंड डिस्कशंस, और ऐसे लोग थे जो कि लोकल नुआंसेस को भी समझते थे। और आज आई थिंक इंटरनल डेमोक्रेसी ख़त्म होने से जो कि इनकी पार्टी में या फिर कैडर में टैलेंट भी होगा, वो भी कहीं ना कहीं सफोकेटेड फील करता होगा। डिसएग्री तो करना चाहते हैं पर कर नहीं सकते। और जो हाई लेवल पे जो सेंट्रल कंट्रोल होता है ना, आई थिंक शॉर्ट टर्म गेन तो दिख जाते हैं, बट फिर ये लोग लॉन्ग टर्म सोच नहीं पाते, क्योंकि आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए इनकी विजन इन मामलों में तो एटलीस्ट नहीं चलती। और जहाँ तक इलेक्शन जीतने की बात है, वहाँ पे ये 2047 का भी सोच ही बैठे हैं, वो तो हमें पता ही है। आई थिंक बात किसी एक मिनिस्टर या किसी एक नेता की नहीं है, सवाल ब्रॉडली उस पॉलिटिकल कल्चर का है बेसिकली, जिसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लाइक डू वी वांट सच अ सिस्टम इन प्लेस जहाँ पे कोई एक एक्सपीरियंस्ड बहुत ही सीजनड एक पॉलिटिशियन हो, नेता हो, जो कि एक स्टूज और यस मैन बन के रह जाए, या फिर एक ब्रांड एम्बेसडर बन के रह जाए, या फिर वी वांटेड डेमोक्रेसी दैट वाज पहले आल्सो इन प्लेस, जहाँ पे हर एक लीडर की अपनी आवाज़ है, दे हैव देयर ओन पर्सनैलिटी, ओन मिनिस्ट्रीज, एंड दे आर free to make the decisions that they want. Let me know, how do you see this transition from pre-BJP to what BJP today is, or before 2014 Congress to this current party, in everything, like centralization of power at the top? Do you prefer that, or you want ke internal democracy is important for everyone to work equally and efficiently and effectively? Do let me know your thoughts in the comments. Yeah, thank you.